कक्षा 9 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग मेरे संग की औरतें पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा कि लेखिका की परदादी के कारण किस तरीके से चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। चलिए आगे की घटनाओं को पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 20 पर चले जाइए। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका कह रही है कि जब सारा देश आजादी का जश्न मना रहा था, मैं बीमार हो गई थी। ये उनको दुख, किसी को भी दुख हो सकता है। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। कोई भी डॉक्टर नहीं देगा। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उससे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। क्यों? बच्ची की सुरक्षा देखनी है, तो मरीज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई भी चुप्पी साध ही लेगा। ये कोई लड़ाई झगड़े का खेल थोड़े ना है, या कोई विरोध थोड़े ना है। बीमार हो तो डॉक्टर की बात माननी ही पड़ेगी। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? यानी मैं इतना रोई कि अगर किसी बच्चे की इकलौती गुड़िया हो या इकलौता खिलौना हो, उसके टूट जाने पर वो जितना नहीं रोएगा, उससे ज्यादा मैं रोई। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। यानी 9 वर्ष की आयु थी। तर्क, ये ठीक नहीं है, वो ऐसे करना चाहिए, ये वो बातें मुझे डॉक्टरी तर्क समझ में नहीं आएंगी। और मेरी उम्र उस समय छोटे छोटे गुड़ियों से, खिलौनों से खेलने की उम्र नहीं थी। यानी मैं 9 वर्ष की अच्छी खासी हो गई थी। तो दोनों के बीच में थी, या ना मैं छोटी एकदम बच्ची थी और ना ही बड़ी थी। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव, ये क्या है? प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की हैं। इसके लेखक, अर्थात ये जो किताब है जिसका नाम है ब्रदर्स कारामजोव, इसके लेखक हैं प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्तोवस्की। उपन्यास पकड़ा गया कि लो बेटी इसको पढ़ना। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक यानी मानसिक रोग, मिराक का अर्थ होता है मानसिक रोग था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल दी। अब कोई उपाय नहीं है, सभी तो चले गए। पिताजी पहले ही हथियार डाल चुके हैं डॉक्टर के सामने कि भाई जो डॉक्टर ने कहा वो मानना ही पड़ेगा। तो उनसे तो कोई भी रिक्वेस्ट करना, मान मनोबल करना कोई फायदा नहीं है। तो चुपचाप क्या किया जाए, जो किताब उन्होंने दिया है वो खोलकर बैठ गए पढ़ने के लिए। घर के बाकी प्राणी जा चुके हैं। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत यानी फुर्सत, समय, अवकाश नहीं दिया कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। यानी हर किताब को पढ़ने की एक आयु होती है। अब एक छोटे से बच्चे को कोई पीएचडी का थीसिस पकड़ा दिया जाए, ये लॉजिकल नहीं है, ये तार्किक नहीं है। तो बच्चों की कुछ किताबें होती हैं, बड़ों के लिए कुछ किताबें होती हैं, अर्थात हर आयु के लिए किताबें होती हैं। तो जो ये किताब थी एक छोटे बच्चे के लिए कितनी तर्क संगत थी, ये उनको उस समय समझ में नहीं आया। तो क्या करिए कि मुझे पकड़ाने का क्या तर्क था, क्या तुक था, मुझे समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती। यानी जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो किताब में लिखी हुई बातें मेरी समझ में कितनी आई, मैं अभी तक नहीं जानती।
क्योंकि इसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढम गड्ढ हो गए, मिल गए। कितनी पहली बार के में पल्ले पड़ा, कितनी बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। बाकी चीजों को भूल जाइए, उस किताब में क्या क्या बातें थी वो मुझे पल्ले नहीं पड़ी, मुझे समझ में नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में अच्छे से आ गई, कंठस्थ हो गई। वो क्या, पहली बार में ही वो जो बच्चों पर अत्याचार होते हैं, बच्चों पर तरह तरह के शोषण होते हैं, मानसिक होते हैं, कई बार तो शारीरिक शोषण भी देखने को मिलता है। तो जो अत्याचार होते हैं उस विषय पर लिखी हुई जो पाठ था वो उनको समझ में आ गया, कंठस्थ हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता है। उस पाठ का प्रभाव इतना मुझ पर पड़ा कि वह मेरे लेखन में उसने काफी दखल दिया, अर्थात उस पाठ का प्रभाव मेरे लेखन पर सब जगह देखने को मिलता है, प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश, यानी हर जगह उसकी छाप देखने को मिलती है। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना के शिकार नहीं हुई। अक्सर लड़कियों को लड़की होने की क्या जो भाव है उसे महसूस कराया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम ये चीजें नहीं कर सकती हो, समाज के द्वारा तुम पर इतनी सारी बंदिशें हैं। अन्यथा अगर ये सारे कार्य न किया जाए, लड़कियों को वैसे ही पलने और बढ़ने का मौका दिया जाए जैसे लड़कों को दिया जाता है, तो उनके भीतर कभी हीन भावना पल्लवित नहीं होगी। तो ये जानबूझकर हमारा समाज क्या करता है, लड़कियों को हीन भावना से ग्रस्त करा देता है ताकि वह पुरुष वर्चस्व सत्ता, यानी जो हमारा पुरुष प्रधान सत्ता है, समाज है, उसको चुनौती ना दे। ये एक तरह से कहा जाए तो पुरुष अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, लड़कियों को शुरू से ही दबाते रहते हैं ताकि वे उनके खिलाफ खड़ी ना हो, उनके हमेशा अधीन रहे। ऐसा हमारे समाज में देखने को मिलता है। मैं केवल यही नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे देशों में ऐसी स्थिति है जहाँ स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर है। तो इसके लिए लड़कियों को ही सामने आकर लड़ना होगा, अपने अधिकारों को प्राप्त करना होगा। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीग पर चलने से भी इनकार किए नहीं। यानी जो हमारी नानी थी, दादी थी, परदादी थी, इन सब का प्रभाव हम पर पड़ा और हम लोगों ने क्या किया, लीग पर चलने से भी इनकार किए नहीं। यानी एक परंपरा जो बना दी गई है कि ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, उस सबको हम लोगों ने तोड़ा और तोड़कर अपने लिए मार्ग स्वयं प्रशस्त किया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल, लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, यानी मंजुल भगत के रूप में वो लिखती हैं। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू हुआ और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई कि अगर पति का सरनेम ले लिया जाए तो इससे कोई बुरी बात नहीं हो सकती। इस सरनेम लेने में कोई, अपना नाम अगर बदलना पड़े तो बात अलग है, तो इससे कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बने। पति भगत थे इसलिए उनका नाम मंजुल भगत हो गया। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बतौर लेखिका नाम चल पड़ा मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था।
शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी से चला था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था। जैसे बहुत सारा उस समय नारीवादी नारी जागरण का समय था, स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गई थी। तो जैसे मन्नू भंडारी ने अपना नाम नहीं बदला, उन्होंने अपना विवाह के पश्चात भी अपना सरनेम चेंज नहीं किया। तो इन्होंने अपना क्यों चेंज किया, क्यों बदला, इसी को लेकर प्रश्न पूछे जाते थे। जब अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे तो बाकी घटनाओं को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।